नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म धुरंधर के बारे में, जिसकी चर्चाएं हर तरफ हैं। उसके स्क्रिप्ट से लेके स्क्रीन पे से लेके और उसके एक्शन और जो रॉनेस है फिल्म में, उस सब के बारे में बात हो रही है। लेकिन एक और जो मुद्दा है इस फिल्म का, वो है इसकी कास्टिंग। इसकी कास्टिंग के बारे में भी जो लोग हैं वो इतनी तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि लोग जब फिल्म देखने जाते हैं तो उनको झटके लगते हैं कि अरे ये कैसे ढूंढा होगा, ये शख्स कैसे ढूंढा होगा। वो कौन कौन शख्स है वो मैं इंटरव्यू के दौरान बात करूंगा, लेकिन उस शख्स से आपको मिलवा देता हूं जिसने उन सब लोगों को ढूंढा है। इनका नाम है मुकेश छाबड़ा। ये बॉलीवुड के वन ऑफ द टॉप बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर हैं। बेस्ट मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि इनकी ये फिल्म, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था 83 के बारे में भी, वो सब बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले एक थोड़ा सा मैं कैमरामैन को बोलूंगा, जरा ये वॉल्स पे घुमा दीजिए आप एक बार। ये जो आप सिग्नेचर्स देख रहे हैं, ये सारे वो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिनको लोग मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। उन सब ने मुकेश छाबड़ा की शान में कसीदे पढ़े, जो तारीफें की हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये जो काम करते हैं वो कितना अच्छा है कि एक्टर्स भी इनके फ़ैन हैं। लोग एक्टर्स के फ़ैन होते हैं और एक्टर्स आपके फ़ैन हैं। तो पहले तो इस बात के लिए मुबारकबाद। दूसरी मुबारकबाद इस बात के लिए कि धुरंधर में शायद वो हुआ जो बाकी फिल्मों में नहीं होता। कास्टिंग को लेके कभी बात नहीं होती है। नहीं, ऑनेस्टली प्रशांत भाई, आपको तो मुझे बहुत खास, लेकिन ऐसा क्योंकि पहले सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पहले भी लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर, काय पोछे, बजरंगी भाईजान, दिल्ली क्राइम, स्कैम की भी बहुत कास्टिंग। नहीं, एक इंडस्ट्री में तारीफ होती है, एक पब्लिक। अभी जो प्यार पब्लिक का मिल रहा है, आम पब्लिक का मिल रहा है, जो भी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ लोग लिटरली बोल रहे हैं, बुला के मिल रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बेटा वेल डन। तो वो जो एक नया चेंज आया है, बहुत खुशी मिलती है। और जैसे आपने बोला ना, मुद्दा, मुझे लगा सीरियस मुद्दा तो नहीं है, बहुत अच्छा मुद्दा है जिस पर लोग बात कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छा हुआ, एक अच्छी फीलिंग है। जो शायद एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको मुझे आज, मैं किसी को बोलता हूँ कि कब से कास्टिंग, मुझे आज रियलाइज होता है कि लगभग 20 साल हो गए हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि आपने कौन सी फिल्म से शुरू किया था। आपको तो सभी मालूम होगा, आपने जो सीन मी ड्यूरिंग, बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं भी कुछ समय के लिए एनडीटीवी में गुस्ताखी माफ डिपार्टमेंट में काम करता था। उससे पहले ये थिएटर पढ़ाते भी थे। एनएसडी में, टीआई में पढ़ाता था। उसके बाद मैं एनडीटीवी में गया और मैं वहाँ पे लगभग 1 साल तक उस जॉब में साथ था। आप मुझे मिलते थे, परेशान घूमता था। मैं तो उससे पहले से मिलता था, मैं एनएसडी में मिलता था। उससे पहले मुझे मिलते थे। तो बट अब जब देखता हूँ कि व्हेन आई लुक बैक एंड सी कि अरे लाइफ है यहाँ तक आए चेंज, तो अच्छा लगता है। एंड स्पेशली वो दिस धुरंधर का कास्ट है, इतना प्यार। मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ, लोग म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, धुरंधर की बात कर रहे हैं, एक्टर्स की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं। तो आई थिंक वो बहुत एक ब्लेसिंग होती है। आई थिंक मेरी माँ ही है जो करवा रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ दैट ऑल बिकॉज ऑफ मदर ब्लेसिंग। जो भी हो रहा है, इतना प्यार जो मिल रहा है, एंड आई वुड से दैट ओनली क्रेडिट गोज टू आदित्य धर, वो जिसने मुझे बहुत ट्रस्ट किया, बोला तो खेल, एंड ही जस्ट मी एंड हिम। एंड वो जो हुआ मैजिक और जो लोगों का प्यार, और बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर ओनली, आई वुड से द क्लियर ब्रीफ, सॉलिड स्क्रिप्ट, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, जस्ट मेक श्योर दैट यू किल इट। जब धुरंधर की कास्टिंग हो रही थी तो जितने भी ये कैरेक्टर्स आपने फिल्म में दिखाए हैं, आपको रेफरेंसेस दिए गए होंगे, फोटो दिए गए होंगे। तो देखिए, फोटो देना एक अलग बात है, लेकिन इमेजिन करना किसी एक्टर को उसमें, वो एक अलग बात है। क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि जैसे माधवन है, उनके बाल हम कटवा के उनको ऐसे करेंगे तो ऐसे दिखेंगे। और इसी पे मैं आगे आता हूं कि इसी से पहले आदित्य की फिल्म थी उड़ी। उड़ी में परेश रावल जो हैं वो अजीत डोभाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो ये भी हो सकता था कि शायद परेश रावल को ही दोबारा कास्ट कर लेते, ये भी हो सकता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। वजह, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मुझे शायद मेरे ओपिनियन के लिए पैसे मिलते हैं, मेरे आइडियाज़ के लिए पैसे मिलते हैं, मेरे थिंकिंग के लिए पैसे मिलते हैं। और मैं हमेशा बहुत टाइम सोचने पे लगाता हूँ और ऑडिशन करने की जल्दी नहीं करता हूँ। तो मैं पहले बहुत सारा डेटा देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, ढूंढता हूँ, सब जगह देखता हूँ। जो माधवन के बोलने का एक तरीका है, हम जब भी माधवन से मिलेंगे बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही सही तरीके से उच्चारण करते हुए अच्छी बातों को हिंदी अंग्रेजी में बहुत ही समझाते हुए चीज़ों को बात रखते हैं। उसके अंदर अथॉरिटी भी होती है, उसके अंदर पावर भी होती है। अगर आप देखेंगे, उनके इंटरव्यू देखेंगे, इज़ अ वेरी गुड टॉकर, वेरी गुड स्पीकर। तो वो एक क्वालिटी थी जो शायद मेरे दिमाग में थी जब मैंने आदित्य को बोला। आई रिमेंबर द टाइम मैंने आई वाज सिटिंग विद हिम, तुझे क्या लगता है? बहुत से नाम आए थे, बट वन पर्सन आई वांट टू नेम। किसने नाम सजेस्ट किया था? मेरे ही सजेस्ट किया था। इसे कौन लगता है? एंड सबको था कि क्योंकि रोल के जो नंबर वीडियोस ने बहुत कम थे, और बहुत कम एक्टर होते हैं जो एंसेंबल कास्ट के लिए बहुत जल्दी हाँ बोलते हैं, क्योंकि सब लोग अपना लेंथ देखते हैं, रोल देखते हैं। आई थिंक टोटल रोल बिटवीन 10 to 12 डेज का टोटल पार्ट था। तो आई कॉल्ड हिम, मैसेज कि ऐसे है, प्लीज़ सुन लो। आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग विद आदित्य, आई सेड कि अभी भेज दे। तो वो महबूब में शूटिंग कर रहे थे
दे दे प्यार दे टू की, आई रिमेंबर। तो आदित्य वहाँ पर गया और 1 घंटे बाद बोला डन। आई थिंक वो ही ऑल्सो सेंसिबल गाय, वेरी 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 स्मार्ट गाय, इमीडिएटली अंडरस्टूड। नहीं सेट कि मैं कर रहा हूँ मुकेश, मजा आ गया, फैंटास्टिक, कुछ मैजिक करेंगे, ये हुआ। तो उनका ही रोल भेजा गया होगा, उन्हीं की स्क्रिप्ट भेजी होगी। क्योंकि 6 घंटे आदित्य उनसे मिलने गया था, क्योंकि 7.5 मतलब 7 घंटे की पिक्चर की स्क्रिप्ट अगर सब पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम। आदित्य उनसे मिलने गया था, पूरी दुनिया को समझाया कि कैसे कैसे समझाएंगे। लेकिन अब अगर आप देखोगे ना, रोल का इम्पैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, वो इसी वजह से आया क्योंकि वो समझदार था, ही नोज व्हाट टू कैसे चुनना है, एंड ही सो स्वीट। आई थिंक व्हेन ही वाज मेंशनिंग ऑन स्टेज आल्सो आई फेल्ट सो हैप्पी। सो बट माधवन कहीं स्केप्टिकल थे कि मैं दिखूंगा ऐसा, या आदित्य इसका? आई थिंक नो, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक वो बहुत ही सेंसिबल समझदार इंसान है। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड द विजन एंड ही कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलोड। मैं सोचा मुकेश ने अगर सोचा है, इमेजिन किया है तो लगूंगा। अब मुझे बार बार पूछते तो ऐसे कैसे इमेजिन करता है, साक्षी बाजी भी मुझे पूछते हैं ऐसे। मुझे आई थिंक मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मुझे इमेजिनेशन का ही पैसा मिलता है। सी आई गेट पीपल हायर मी फॉर माई ओपिनियन एंड फॉर माई हाउ ही इज थिंकिंग, हाउ ही इज सीइंग द कैरेक्टर। दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स नॉट अबाउट डेटा, आपके पास कितना डेटा, डेटा तो बहुत लोगों के पास है। तो मुझे जो सोचने का पैसा मिलता है कि इस कमरे में 3-4 लोग बैठे हैं, 3-4 को कहाँ पर देखना है, किस रोल में मैं देख पा रहा हूँ, वही मेरा चैलेंज है। चलो एक चीज़ अभी कर लेते हैं, रहमान डकैत है ना। रहमान डकैत मैंने फ़ोटो देखा है, जो ओरिजिनल है और जो अक्षय है, सिमिलैरिटीज़ हैं। बट अगर आपने बीइंग ए कास्टिंग डायरेक्टर, कई बार ऐसा होता है कि 3 फोटो या 3 लोगों के नाम आप देते हैं, और कौन सा ऐसे एक्टर है जो रहमान डकैत प्ले कर सकता था? कोई भी नहीं। आई थिंक अगर ऐसा, अगर उतना जो प्यार होता, जी बहुत टाइम सोचने में लगा, जो कास्टिंग एक बार फिट हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि यू कैन रिप्लेस शोले, सेम वे यू कैन रिप्लेस द कास्टिंग ऑफ धुरंधर। मेरे को हमेशा लोगों ने गैंग्सो बासी बारे बोला था कि गैंग्सो बासी पूरी कास्टिंग चेंज करो, उस समय भी ये सवाल पूछा, हम हमेशा बोलता था कि अब नहीं चेंज कर सकते हो। आई थिंक वो इतना फिट था कि वो नहीं चेंज। और उससे पहले जिन लोगों ने मना किया था उस रोल को, मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों से मेरी बात हुई, लोगों को मुझे मैसेज भी आया था, अरे यार मुकेश, आई विश वो मैं कर लेता, तेरी बात सुन लेता। रहमान डकैत के लिए बार, अब जो मैं हमेशा बोलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर आप कह रहे हैं कि अक्षय से पहले आपने कुछ और लोगों से बात की थी? कुछ और लोग सोचे थे कि दिमाग लगाते हैं ना कि कौन से लोग इट्स ऑनटम्बल कास्ट। हम इतना बड़ा नहीं सोचते थे पहले, ये सोचते प्रोसेस के अंदर उतना बड़ा हुआ चीज़। ओके, रहमान डकैत के बाद लेकिन आपको ये आइडिया था कि जितना बड़ा रहमान डकैत का कैरेक्टर हो जाएगा, देखिए सब प्ले करते हैं, उन्होंने बेस्ट रोल था, स्किप पढ़ के समझ में आया था कि जो विलन करेगा, इतना अच्छा रोल था। तो वो तो हमको मालूम ही था कि जो भी ये करने वाला है ना, और अक्षय खन्ना जैसा एक्टर उसको करेगा, और जिसका अपना एक टेक है, अपना एक अंदाज है परफॉर्मेंस करने का, उसका अपना एक स्टाइल है उस बात को कहने का। आई थिंक उनका जो एक्टिंग का सुर है, वो बहुत कम लोग ऐसे सुर के एक्टर होते हैं, उनका अपना एक सुर है। आप कभी भी समझ पाओगे कि किस थ्योरी को फॉलो करे। वो अक्षय खन्ना की खुद की थ्योरी है, विच वी ऑल लव। मुझे लगता है उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पब्लिक क्या पसंद कर ले नहीं पता, क्योंकि पब्लिक को डांस पसंद आ गया, वो जो मतलब हर जगह मीम कुछ भी होता है। एंड ऑल्सो दैट वाज आल्सो हिज आइडिया, राइट, डांस वाला, दैट वाज आल्सो हिज आइडिया। ये सारे एक और करते हैं, हिज आइडिया टू डांसिंग, बिकॉज उनका भी अपना एक मूड था ना कि मेरे भी खुद के एक मूड्स हैं, मैं भी इस मोमेंट को मैं भी इंजॉय करता हूँ। Right. That is Akshay Khanna is always thinking about performing, then acting, always thinking. तो उनको ये जो अक्षय खन्ना है, या बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो उस दौर से आते हैं जहाँ पे कोई भी हीरो प्ले करने वाला विलेन नहीं सोच सकता, तो ऐसा कुछ उनका एक हेजिटेशन था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक ऑल दिस एक्टर्स आर वेरी, एंड आई थिंक ऑल द एक्टर जो पहले के थे वो इतना ओवरथिंक नहीं करते थे, ओनली गो विद द स्क्रिप्ट एंड द कन्विक्शन। अभी ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। तो कितना टाइम आज के उन्होंने एक दिन के अंदर, हाँ, जो आए अलीबाग से स्क्रिप्ट सुनी, सेम से स्क्रिप्ट में आ गई, नेक्स्ट मॉर्निंग सर आई एम डूइंग इट। ग्रेट। और इस फिल्म में सबके साथ ऐसा हुआ। अर्जुन रामपाल इमीडिएटली सेड यस, माधवन सेड यस टू द सेम डे, अक्षय खन्ना सेड यस सेम डे। अर्जुन को खुद शॉक लगा देख के अपने आप को, जो उनको कैरेक्टर, जो उनको लुक दिया। Came here, he got so excited, he's so happy every morning. He said मजा आ गया, फाड़ दिया। I know हम सब ने अर्जुन रामपाल को अपने हीरो इतना हैंडसम आदमी को देखा ही है हम लोग कि उसको, बट आई थिंक वो ही ऑल्सो अंडरस्टूड, ही तो वेंट मैड। इतना बड़ा क्लाइमैक्स उनके पास है, इतना बड़ा परफॉर्मेंस है, इतना बड़ा रोल है, ही वेंट मैड। बट जब इनिशियली वेरी स्मॉल रोल, इन द प्रोसेस वो और बड़ा हुआ है। ओके, बट क्लाइमैक्स कितना बड़ा है ना, आप देखो ना, क्योंकि क्लाइमैक्स स्क्रिप्ट में लिख दोगे कि द फाइट है ना, क्लाइमैक्स ये लिख सकते हैं ना, यहाँ से वहाँ जाएगा, यहाँ से वहाँ जाएगा, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, आपको नहीं पता रहा। आप एक पेज में लिख दोगे कि नाउ फाइट बिटवीन दिस टू एक्टर्स,
the way he shot it, the way he made it, that is all Aditya's magic. How he mounted the scene, how he presents the actor, how every scene is very different. You see how he designed each and every scene, the entry of the music, making the character look more stronger, because वो सब उसका magic है. That is Aditya's magic, honestly. बट अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि यार तूने मेरा नाम सोचा कैसे? क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ. इसलिए नहीं पूछा कि उनको मालूम था ना. मुझे हमेशा बोलता है, हंस के बोलता है, कुछ तो टेढ़ा सोचा होगा तूने. मैंने कहा हाँ, शायद वही मैंने बोला ना कि जिसकी वजह से मुझे शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट और प्यार मिलता है, कि जो सोचने का खेल है. जब वासीपुर में चिल्ले पार्टी के बाद अगर पंकज त्रिपाठी को सुल्तान के बारे में सोच सकता हूँ, तो कुछ भी टेढ़ा हो सकता है. कि गौरव गेरा को आलम बना सकते हैं, कि जो हो सरप्राइज होता है कि चलो राकेश बेदी के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं. बाबू टक्के दिल्ली से ढूंढ के लाते हैं, दानिश इकबाल कहीं और से ढूंढ के लाते हैं. वो जो मैजिक ढूंढने की बात तो मैं करूंगा, लेकिन सिर्फ शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि अर्जुन रामपाल को झटका लगा खुद को देखने के बाद शीशे में? हाँ, he went, मतलब he completely said he was so happy. यानी also when actor like performance, उनको और मज़ा नहीं लगता तो वो खुद भी आइडियाज़ के साथ आते हैं. तो ये सब उसका आइडिया है. वो जो बाद में बॉल शेव करने वाला आइडिया, उनके खुद के भी आइडिया कि ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा. ऑल द गॉट इन्वॉल्व. वो सब जो मज़ा आता है ना मिलके बनाने का, दैट्स द आदित्य ग्रेट क्वालिटी, दैट यू ऑलवेज ना गिव यू सो मच लव एंड रिस्पेक्ट कि आपके आइडियाज भी ना यू वांट टू जस्ट ऐड वैल्यू टू दैट सीन. एक और कैरेक्टर जिसके बारे में दुनिया तारीफें कर रही है, राकेश बेदी, जिनका नाम अभी आपने लिया. जनरली हिंदी सिनेमा में या सिनेमा में एक ही होता है कि जो चेहरा दिखता है वो बिकता है, ठीक है. और टेलीविज़न एक्टर का जब किसी पे स्टैम्प लग जाए तो बड़ा मुश्किल होता है किसी डायरेक्टर को उसके ऊपर ट्रस्ट करना, या मे बी शायद कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी, लेकिन उनको लाना और इतना बड़ा रोल, मतलब एक्चुअली ही इज एन एक्सेस ऑफ द फिल्म. आई थिंक वो मैं वही बोलूँगा, आदित्य का जो कन्विक्शन ट्रस्ट है ना, वो बहुत कमाल की बात है. उन्होंने जब मैंने राकेश बेदी आपने नाम लिया, जब राकेश बेदी का नाम लिया था, सर उन्होंने मेरे साथ एक सीन किया हुआ है उरी में, ग्रेट है. आई नो ही इज अ वेरी ग्रेट एक्टर, ही विल पुल इट ऑफ. क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आता कि ये रोल किसका हो, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि इस रोल को ऐसा कुछ बहुत बड़ा सुपरस्टार करे तो दैट हमको पता लगे बाद में सरप्राइज देने वाला है. तो वी वांटेड एन एक्टर जो किसी को उस पर शक जाए नहीं. एंड राकेश बेदी पे किसी का शक कभी नहीं जा सकता है, बिकॉज दैट्स द फन. And the way he did, he's a fantastic actor. He also explored different. And then he came here after Dhurandhar first, and he said, "Mukesh, can I tell you something?" मैंने बोला, he said, मुझे 48 years हो गए एक्टिंग करते हुए, जो प्यार आज मिल रहा है ना, मुझे 40 इतने सालों से वेट कर रहा था मैं. तो मेरे लिए वही मेरा दिन बन गया था. ऐसे चलो मेरे ख्याल में ये जो है जिंदगी में भी उन्होंने बहुत कमाल किया था, वो भी बहुत अच्छा किरदार था. बट फिल्म्स में जो उन्होंने, मतलब फिल्म में जो प्यार मिला है, फिल्म में जो प्यार मिलता है, आई मेट हिज डॉटर, वाइफ, एवरी टाइम देयर सो मच लव आई सी इज गेटिंग, एंड इज हिज फीलिंग लाइक कि चलो यार कुछ हुआ है. 48 ईयर्स के बाद अगर आपको जो प्यार मिल रहा है, जबकि जिसकी तलाश के लिए बम्बई में आते हो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वी ऑल मूव टू दिस सिटी फॉर फिल्म्स. अल्टीमेट गोल हम सबका फिल्म में आने का ही है. और जो उनको फिल्म में प्यार मिला, उन्होंने इतनी ग्रेट सिनेमा किया, जिसमें बदूर भी किया, क्या क्या काम किया, लेकिन ये जो प्यार वो डिज़र्व करते हैं, जो उनको मिल रहा है, आई थिंक वो मेरा बच्चा है. जो उनका डायलॉग है, मुझे भी ऐसे ही बोलते हैं, मेरा बच्चा है. मैंने कहा अब तो ये डायलॉग आपका फेमस हो गया, तू मेरा बच्चा है. एंड सो मच लव फॉर दैट गाय, द वे ही डिड इट. एंड उनके छोटे छोटे जो ह्यूमर लाइन्स उन्होंने ऐड करी है, जो एक उसको ईजी बनाया है, और सबका ध्यान अब तक अट्रैक्ट कर लिया. और बाद में जब वो जो पूरा का पूरा गेम पलटता है, वही तो मैजिक है. राइट. एक और एक्टर जिनकी मैं नाम, क्योंकि लोग फिल्म देख ही चुके हैं और सबको मालूम है, जिन्होंने नवाज शरीफ प्ले किया, उनके बारे में उनको कैसे ढूंढा? और क्या होता है कि मुझे मालूम है आपके पास एक बैंक होता है ना, उस बैंक में लोग होते हैं, ढूंढना बहुत जरूरी होता है एक्चुअली. कि वही कह रहा हूँ कि बैंक, आपने थोड़ी आज से 10 साल पहले किसी आदमी को ऑडिशन करके, और इतना बड़ा बैंक है, आपको कहाँ याद रहेगा कि कोई आदमी आया था? मेरे साथ इस टीम में 8 लोग भी थे. पंकज मेरा जो एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर था इस फिल्म के अंदर, देन देयर इज दिया टंडन, देन पूर्वी, उस बहुत से लोगों ने से मिलकर काम किया था. हम बहुत सारा डेटा सिर्फ देखते थे, रेफरेंस पिक्चर थी, और सोचो और मिलाने की कोशिश करो, और सोचो, और हमको उनकी एक्टिंग भी तो देखनी थी ना. तो ये सब सोचे. कई बार आपको फेस अच्छा मिल जाता था, लेकिन वो दे नेवर एक्टेड. मिले ऐसे शक्ल के लोग, जो बहुत से ऐसे लोग मिले कि उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं किया है. हमने कहा ये रिस्क हो जाएगा, वी कांट, यू जस्ट कांट. तो ऐसे इतना डेटा देखा, ऐसे मैंने कि 3-4 महीने तो सिर्फ सर्च ही किया है. और ये कितने दिन में मिले साहब?
ये साहब का पता नहीं कभी, क्योंकि पूरा प्रोसेस 1-1.5 साल में चल रहा था हर कैरेक्टर के, तो प्रोसेस में तो पूरे प्रोसेस में 1-1.5 साल गया है सारे छोटे, क्योंकि अब आपको रियलाइज होगा कम से कम 500-600 लोग हैं, एक नहीं है, छोटे 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 बहुत लोग हैं, जो बच्चा भी हो छोटा, तो एवरी में बहुत सर्च में सबके लैंग्वेज करेक्ट चाहिए थी, फेसेस करेक्ट चाहिए थे, उस मुल्क के लगने चाहिए थे, वो चेहरा ऐसा चाहिए था, वो भाषा ऐसी चाहिए थी, उर्दू अच्छी चाहिए थी, वो सब सोच के बहन सर्च करके ढूंढ के निकाला, चाहे वो बाबू टकेत हो, चाहे वो दानिश हो, चाहे वो उज़ैर बलूच हो, चाहे जितने भी, वो सोच के ले गए। कौन सा ऐसा एक्टर था जिसको देखने के बाद सेट पे लोग चौंक गए कि अरे यार ये कहाँ से, ये तो बिल्कुल हूबहू वैसा है? हूबहू वैसे तो ऐसे तो जैसे माधवन को देखे शुरू में सब लोग घबरा गए थे, जब सेट पे आए तो बोले कि एक सेकंड वाओ बड़ा, एंड क्रेडिट गोज टू प्रीति सेल ऑल्सो, द वे शी डिजाइन द लुक, एंड वो बहुत था। सबसे ज़्यादा शॉक जो लोगों को सेट पे लगा था, जब लोग 12 होते तो एक्टर कौन है, एक्टर कौन है, जब गौरव गेहरा को लोगों ने देखा ना आलम जूस वाले में, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं ना कि वो शॉपकीपर दैट एक्टर जो जिससे से कोई नहीं और ऐसे वीडियो बनाए सडनली ही विल डू दिस, वो जो शॉक लोगों को लगा ना, आप बाद में फिल्म के अंदर लोग बोलते हैं वो एक्टर को मिला, वो गौरव गेहरा था। यू नो हाउ मेनी मैसेजेस आई गॉट आफ्टर दैट फिल्म पहली पार्ट के बाद जब रिलीज हुई, तो मुझे इतने मैसेज देता है कि वो एक्टर कौन था। आई थिंक मुझे झटका लोग शॉक लगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में वही एक कास्टिंग डायरेक्टर की तारीफ भी है कि लोग शायद अगर कोई और फिल्म मेकर होता तो वो शायद राकेश बेदी को नहीं सोचता, या वो गौरव गेहरा को नहीं सोचता, या और बहुत सारे ऐसे एक्टर। लेकिन सबसे मुश्किल ढूंढना कौन सा कैरेक्टर था? बहुत सारे थे, एक नहीं था, क्योंकि सबकी शक्लें मैच करनी थी, लेकिन सारा अर्जुन बस क्योंकि हमको ऐसे फ्रेश लड़के चाहिए थे जो फिल्म के अंदर एक नई फ्रेश एनर्जी लेकर आए, जो वहाँ के लगे, और जिसका कोई फिल्म भी पुराना फिल्म का बैगेज ना हो, क्योंकि वो सिर्फ चाइल्ड एक्टर थे, उसने मतलब बहुत काम, उसके पहले ऐड भी तो मैकडोनल्ड के, वो भी हम नहीं करे थे नितेश तिवारी के साथ। आई थिंक एक जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो छोटे, चाहे वो उज़ैर बलूच जो जितने भी हो, चाहे वो शुरू में अगर आपको याद हो जो आदमी एप्पल खाता है जो पहली बार, तो इस सब के सब ना चेहरे ढूंढने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि हमको चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट है फेस के अंदर, कि हर आदमी जो भी आएगा उसका फेस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कि कोई भी ऐसे अननोन और ऐसा फॉरगेटेबल फेस नहीं हो सकता कि मैं भूल गया था। तो इसलिए हर फेस को ढूंढने में, कि हर फेस के अंदर कुछ ना कुछ मैजिक चाहिए, वो हमारा टारगेट था। राइट। संजय दत्त, मतलब मैं देख रहा था अभी आजकल वीडियो भी आ रहे हैं बहुत सारे, जो रियल वो थे असलम, जो असलम ही नाम था ना उनका, हाँ, उनका जो वीडियो आ रहे थे, और चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल बिल्कुल सेम। आई थिंक वो बाबा की पर्सनैलिटी वैसी है ना। शुरू में जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मैंने कहा आ जाओ, नो ही सो स्वीट। आई मस्ट से दैट ऑल दिस एक्टर हु हैव रियलाइज्ड जो 90s में इतने बड़े स्टार और आज भी इतना काम करते हैं, दे ऑल वेरी हम्बल, वेरी नाइस, लाइक एक वार्मथ है जब वे दे आर। एंड ही सेड कि मैं क्या तुम एक बार सुन लोगे, एंड बिकॉज आई स्पीक टू इन पंजाबी, हाँ 10 मुकेश की आली, एंड ही स्टार्टेड विद दैट टोन, ऐसे कहानी है आपको सुनानी है। ही सेड मैं आता हूँ ना, एंड आई सेड क्या है, एंड ही केम टू आदित्य ऑफिस एंड वी सैट देयर नीड द होल स्टोरी। ये सब मेरा रोल थोड़ा सा छोटा है, बोले से छोटा नहीं है, वेरी इम्पैक्टफुल। ये सब चल यार तू अच्छा मुंडा है, यूर आदित्य, यूर अ गुड गाय, आई विल डू इट फॉर यू। क्योंकि उनको हमने बैकग्राउंड दिया था कि कैसा बंदा दिखता, उनको किसी को नहीं, तो वो हमको पता था इज करेक्ट। तो देन ही इमीडिएटली सेड यार, बोले अच्छी वाइब आ रही तुम लोगों से मिलके, बड़ा मज़ा आया, तू भी है आदित्य, बड़ा अच्छा मुंडा लगता है, एंड द वे नरेटेड करना चलो करते हैं। इट वाज दैट सिंपल। तो कन्विंसिंग कि इतना मैंने लगता है इसको फ़ोन करो, उसको कुछ नहीं, डायरेक्टली एवरी सिंगल एक्टर हैव कॉल्ड डायरेक्टली। हम बात कर रहे थे, संजय दत्त की बात कर रहे थे। संजय दत्त का जो किरदार, मतलब क्या मुझे लगता है उस आदमी ने जो कैरेक्टर किया है, वो उनका ऑरा एज अ स्टार और जिस सुर में फिल्म बनाई है आदित्य ने, वो दोनों को बहुत खूबसूरती के साथ उस आदमी ने मेंटेन किया है। आई थिंक वो मैं वो कह तो रहा हूँ कि वो जैसे उनसे करवाया भी ना, जैसे उन्होंने, एंड ऑल्सो ही इज ऑल्सो दिस टाइम ना आई फेल्ट डिफरेंट बाबा। लास्ट 3-4 फिल्म थे, आई डिडंट सी माई 90s वाले बाबा। इन दिस फिल्म में ही फुल्ली सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू आदित्य, एंड ही सेड तू बेटा तुझे जो करना है कर। ही स्टार्टेड एंजॉयिंग इन द सेकंड पार्ट, इफ यू सी ऑल्सो ही फकिंग लविंग एवरीथिंग। या रणवीर सिंह, मैंने बोला ना सारी दुनिया रणवीर सिंह के बारे में बात कर रही है। अभी क्या ना, किसी आदमी को ऐसा मौका चाहिए होता है जिसमें वो बोले कि रुको मैं दिखाता हूँ, मैं घायल नहीं हूँ, वहाँ तक वो जो है ना, उसने जैसे परफॉर्मेंस किया है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि वो सीक्वेंसेस को, फिल्म को हमने एडिटिंग पे भी मैंने 2-3 बार देखा, बार बार देखता हूँ कि सीक्वेंसेस को जैसे वो परफॉर्मेंस किया गया है, इतनी मैच्योर्ड, इतनी लेयर, इतनी कनेक्टेड परफॉर्मेंस। वेरी फ्यू एक्टर इन दिस कंट्री जो 100% इन्वॉल्व होकर परफॉर्मेंस को लेके जाते हैं। आई थिंक रणवीर ने वो किया है।
Okay. And I've seen closely how you, because I was also in Thailand when we were shooting the sequences. I've also seen how hard he was working on the performance, how hard he was preparing for it, how hard he was taking. क्या देख के आप ऐसा बोल रहे हैं, क्या देखा? I've seen his process. I've seen his process. कुछ बताइए। The kind of music selection during the film, kind of preparation, kind of workshop he was doing. We were all sitting together, reading back to back, performance, every single thing. Him, Aditya, all the time we together discussing every single time, every single nonsense, every single line. बहुत सोच समझ के उसने। मैंने सुना वो कैरेक्टर में जाने के लिए म्यूजिक का भी सहारा लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। आई थिंक वो अपना आपका सबका प्रोसेस होता है, कभी किसी का म्यूजिक का हर फिल्म में नहीं, फिल्म टू फिल्म होता है उसका प्रोसेस है। फिल्म में क्या सुनते थे? ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक विच वी डोंट नो ना, बिकॉज अपना अपना हर आदमी का अपना अपना प्रोसेस होता है, किसी को अपनी थ्योरी को कैसे लोग यूज करते हैं। आई थिंक रणबीर का म्यूजिक इज हिज स्ट्रेंथ, एंड फिल्म और म्यूजिक इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो। म्यूजिक तो मतलब फिल्म की भी जानी है। आई थिंक और वो मोल्ड भी तोड़ा है इस म्यूजिक ने बहुत ही एकदम ऐसे सिचुएशन पे ऐसा गाना आता है। आई कांट बिलीव इन तम्मा तम्मा इज ऑन बाबा एंड द सीन इज कंप्लीटली डिफरेंट। मेरे बराबर में कुछ लोग थे, उन्होंने 8 लोग थे, एक साथ गाना शुरू कर दिया तम्मा तम्मा। वो से एंड दैट सॉन्ग ऐसे ना कि हम प्यार करने वाले, दैट सॉन्ग इमेजिन, एंड दैट इज अ सीक्वेंस जहाँ पे वो फाइट हो रहा है उसको लेके भाग रहे हैं। Right. तो ये जो मैजिक है ना, ये आई थिंक ये शाश्वत आदित्य दर ये कुछ और ही है सर। ये कुछ मैजिक जो जनरेशन का जो डायरेक्टर है ना, ये कुछ और ही है। राइट राइट। रणवीर सिंह के बारे में जो आप बात अभी मैं सुन रहा था, आप बात कर रहे थे कि जो आपको पर्सनली जो शुरू वाला एक सीन है जहाँ पे वो अपनी बहन के हाथ, हाँ सीन बार बार देखे। वो सीन ऐसा है कि वो जहाँ पे उसको ब्रीफ भी ये मिला गया था कि कोई भी भाई अपने बहन के लिए ऐसा करेगा, ऐसा सीन करना कि कोई भी किसी भाई बहन को हाथ ना लगाए। यही ब्रीफ था कि ऐसा करना कि लोगों की हालत खराब हो जाए। द वे ही डिड, लुक एट उसकी आंखें देखो, उसकी परफॉर्मेंस देखो, द एनर्जी इन हिज बॉडी एंड आईज, उसका एक एक बॉडी का आईब्रो तक भी वो वर्किंग, ही वाज दैट इन्वॉल्व। आई थिंक वो तभी होता है जब आप फुल्ली इन्वॉल्व हो। और मतलब मैं जब वो सीन देखता तो मैं उस सीन को आई थिंक मैं 1000 बार तो देख सकता हूँ। आज ही रामू ने मुझे बताया कि 3 बार उन्होंने फिल्म देख ली है, 4 घंटे की फिल्म 3 बार। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ आखिरी पूछूंगा कि कास्टिंग अपने आप में एक बहुत अहम चीज़ है इंडस्ट्री के लिए। ऑस्कर्स में कास्टिंग का दरवाज़ा खोल दिया है, कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। आपको लगता है 2 सवाल के हिस्से हैं इसके। एक तो ये कि क्या हमारी इंडस्ट्री में उतना अभी कहना चाहिए उसको उतनी वो मिल रही है तरबियत, उसको इतनी अहमियत दी जा रही है। दोबारा से फ्रेम कर देता हूँ सवाल कि कास्टिंग को हमारी इंडस्ट्री में उतनी अहमियत दी जा रही है या उतनी इज्जत दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ऑस्कर्स ने दरवाजे खोल दिए हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए जो पहले नहीं थे। आई थिंक मुझे तो हमेशा बहुत प्यार मिला ही है कास्टिंग को। नो इन टर्म्स ऑफ थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ा वक्त लगा। आई थिंक आफ्टर धुरंधर शायद थिंग्स विल बी ऑन ऑफ कम्प्लीटली डिफरेंट, कि अभी बहुत लोगों को समझ में आए। और इफ यू आज में ऑस्कर को भी बहुत साल लग गए, उनका भी 98 डेट्स हो गए, उसके बाद उन्होंने भी कास्टिंग इंट्रोड्यूस किया है। तो एक नए चेंज के लिए थोड़ा वक्त लगता है। हमारी फील्ड में थोड़ा ज़्यादा लग गया, अब लोगों को समझ में आने लगा। आई थिंक अब जो चेंज होगा और जो आने वाले जनरेशन जो भी इस फिल्म में कास्टिंग में आएगी और जो आने वाले नए जनरेशन के लोग कास्टिंग डायरेक्टर बनेंगे, उन सबको इसका बेनिफिट होगा। छोटे में अगर आप जाते जाते बता जाए कि कास्टिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो कैसी हो, ताकि जो ये अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड्स और ये जो लोग जब हैं उसको जब अवार्ड देने के लिए सोचें कि यार इस कास्टिंग में ये था इसलिए इसको ये मिला, वो कास्टिंग क्या होती है? आई थिंक वो कास्टिंग जो आप डायरेक्टर के विजन को पूरा करते हो, उनको वो वाले चेहरे ला के देते हो जिनकी कहानी 50% और आगे जाए। जो पेपर में लिखा होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सपोर्ट करते हैं। आइडियाज़ पे हमको रिस्पेक्ट मिलते हैं, किस रोल में किसको डालना उस पर आइडिया मिलते हैं। उसको ढूंढने में हमें 1 साल से लेकर 10 साल तक भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। मैंने ऐसी फिल्में करी हैं जहाँ मुझे 5-5, 4-4 साल लगे। हाँ, एक एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मैं अभी भी, अब आप देखेंगे अभी मैं रामायण में काम कर रहा हूँ, तो ऐसी फिल्में बहुत, धुरंधर में भी 2 साल लगे टू फिनिश द कास्टिंग है। तो बहुत उसके पीछे हार्डवर्क जाता है, एक एक एक्टर को सोचने में, निकालने में, परफॉर्मेंस देखने में, चेहरा करने में, इसमें बहुत जान जाती है। और डायरेक्टर के विज़न को पूरा करने में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी लेवल पर फिल्म के एक सीन, चाहे वो एक सीन हो चाहे एक लाइन वाला भी हो, जो भी आए वो सीन में वैल्यू एडिशन करे ताकि फिल्म को उसका फ़ायदा हो। दैट्स द मेन जॉब। एक वक्त था कि लोग जो धार्मिक फिल्में होती थी उनके कैरेक्टर्स प्ले नहीं करना चाहते थे, बट अब आपको लगता है कि इजी हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म की बात होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी फिल्म है, ऐसा नहीं है।
तब भी, और ऐसा कुछ पहले भी नहीं था, मेरे को कभी ऐसा फीलिंग कभी आया नहीं, यार कोई ये फीलिंग आपको लगा, मुझे कभी नहीं आया, क्योंकि ये फिल्म्स हैं और फिल्म में हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना, लोग करते हैं। नहीं, मेन हीरोज की बात मैं अभी सब करते हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं, मेरे लिए शायद नया ये नया आपसे मुझे सुनने को मिला, शायद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में जब रामायण आएगी तो फिर से हम एक बार इंटरव्यू करेंगे उसकी कास्टिंग को लेके, की कास्टिंग बात करेंगे, फिर किंग की कास्टिंग बात करेंगे, बहुत बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।